चैप्टर सामाजिक विज्ञान कक्षा 10th इतिहास की विषयों में जाना जाता है। 1 या 2 नंबर का चैप्टर या 1 या 2 नंबर के प्रश्न इस चैप्टर में से निश्चित रूप से आपसे पूछे जाते हैं। हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रांस क्रांति, जर्मनी व इटली का एकीकरण। जिन मित्रों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके सब्सक्राइब करें। शैलेश नवासी को एक महत्वपूर्ण घटना घटी फ्रांस में, जिसे बास्तील के दुर्ग भी कहते हैं। बास्तील के कारागृह में बंदियों को कर दिया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति में ही देन है। फ्रांस क्रांति की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको बता दूं। मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन लुई 14वें के हैं। वर्साय की शीश महल का निर्माण भी लुई 14वें ने ही करवाया। इसके अतिरिक्त लुई 14 जो है वो फ्रांस के राजा का नाम है। जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि फ्रांस की क्रांति की घटना घटी थी लुई 16वें के शासनकाल में, लेकिन लुई 14वें ये 16 से पहले हुए हैं और इन्होंने अपने आप को ये कहा कि मैं ही राज्य हूँ, मेरे शब्द ही कानून हैं। ये लुई 14 के कथन हैं। वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई 14 ने ही बनाया है। लुई 16वां 1744 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई 16वें की जो पत्नी है मेरी एंटगेवा, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। फ्रांस की क्रांति के विचारक और उनकी रचनाओं के बारे में बता दूं कि फ्रांस की क्रांति में वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ये 3 विचारक हैं, 3 दार्शनिक हैं। इनमें से वोल्टेयर का कथन है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता पुस्तक रूसो की एवं लेटर ऑन इंग्लिश वॉल्टियर की रचना है। कानून की आत्मा, यह पुस्तक मॉन्टेस्क्यू ने रची है। नेपोलियन, फ्रांस की क्रांति में जब तक आप नेपोलियन का नाम नहीं सुनेंगे जब तक फ्रांस की क्रांति अधूरी है। या फिर यूँ कहें कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा शासक हुआ है नेपोलियन। उनके कार्यों के बारे में बता दूं कि माप तोल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की ही देन है, जो नेपोलियन की ही देन है अपने आप में। जबकि सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक फ्रांस में हाइडर को कहा जाता है। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी सियो में हुआ था। नेपोलियन के पिता का नाम कालू बोनापार्ट था। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा है और नेपोलियन ने जिस राजकुमारी से विवाह किया वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा थी। नेपोलियन के बारे में ही बता दूं कि नेपोलियन के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण युद्ध, ट्राफलगर का युद्ध फेमस है। 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड व नेपोलियन के बीच यह युद्ध हुआ। इसमें नेपोलियन जीत गया और नेपोलियन ने इस युद्ध से पहले बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी 1800 में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन का कोड कहते हैं। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज़ों के कारण बुरी तरह पराजित होना पड़ा। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिपजिंक नामक स्थान पर हरा दिया था और उसे बंदी बनाकर एल्बो नामक टापू पर भेज दिया गया और नेपोलियन एल्बो नामक टापू से भी भाग निकले और वापस फ्रांस के सम्राट बन गए। लेकिन मित्र राष्ट्रों की यूरोपियन सेनाओं ने पुनः नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित करके पुनः बंदी बना लिया
और नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन का एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात करना, जिसके तहत इन्होंने इंग्लैंड की वाणिज्य और व्यापार व्यवस्था का बहिष्कार कर दिया। यह व्यवस्था ही है। याद रखें, पूछा गया है कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था बताएं, नेपोलियन ने कौन कौन से कार्य किए उनके बारे में बताएं, नेपोलियन की युद्ध, नेपोलियन कहाँ से भागा, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, ये सब हमने अभी आपको बताया। थोड़ा सा आगे और चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सा और जानकारी लें कि अब इटली का एकीकरण किस प्रकार से हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली का एकीकरण। तो देखिए, सन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कुल 13 राज्य हुआ करते थे, यानी एकीकरण से पहले इटली में 13 राज्य थे। और इटली के एकीकरण का जो जनक है वो मेजनी को माना जाता है। उन 13 राज्यों में से कुछ राज्यों के नाम जैसे सार्डिनिया, पीडमांट, लोम्बार्डी, ये 13 राज्यों में से कुछ राज्यों के नाम हैं। इटली का एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। मेजनी का जन्म जेनेवा में हुआ है। इटली के एकीकरण में ये सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया को मानते थे। इटली के एकीकरण में सबसे जो बड़ी अगुवाई की है वो सार्डिनिया पिगमेंट राज्य ने की है। इटली की समस्या को काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। इटली के एकीकरण की तलवार गैरीबाल्डी को कहा जाता है और इटली का एकीकरण का श्री मेजनी। व्यक्तियों के बिना इटली का एकीकरण संभव नहीं है, इसलिए इटली के एकीकरण में हमेशा मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी का योगदान सर्वाधिक माना जाता है। आपको मैं बता दूं कि इटली के एकीकरण में ही मेजनी ने सन 1831 में यंग इटली की स्थापना की। गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती दल की स्थापना की। उस समय जब लाल कुर्ती दल बनाया गया तो विक्टर इमैनुअल सार्डिनिया के शासक थे। इटली के एकीकरण की शुरुआत लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों की आपस में मेल से हुई है और इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 को माना जाता है। 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित कर दिया गया है। यदि जर्मनी के एकीकरण की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण इटली के एकीकरण से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का नाम लिया जाता है। बिस्मार्क जो कि प्रशा के शासक हैं, यानी प्रशा के शासक हैं और विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क। पूछे कोई कि बिस्मार्क कौन है, तो प्रशा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री हैं बिस्मार्क। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा हुआ करता था और बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में ही करना चाहते थे। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट को माना जाता है, जबकि जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद के पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और मैं बता दूं कि जर्मनी की में एक राष्ट्रीय सभा हुआ करती थी जिसे हम डाइट कहते थे। यह राष्ट्रीय सभा का आयोजन फ्रैंकफर्ट में हुआ करता था। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय मेटरनिक था। एकीकृत जर्मनी के निर्माण में राखी, बूमर, लक्सर इन दार्शनिकों ने भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 मई में कर लिया गया। याद रखें, जर्मनी के एकीकरण के समय की घटना बता रहा हूँ कि जर्मनी के एकीकरण के लिए फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 में किया गया। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा रक्षा मंत्री वन रूम को बनाया गया। उसके बाद में दोस्तों 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर बनाया गया। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा है, बाजीगर। याद रखें, सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ये सेरेजोवा का युद्ध जर्मनी में है, जर्मनी के एकीकरण से संबंधित है। याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण कि सेरेजोवा के युद्ध में 1866 में हुआ है और ऑस्ट्रिया ने प्रशा को पराजित कर दिया है। 23 अगस्त 1866 को प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद
23 अगस्त 1866 प्राग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ है। फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध 15 जुलाई 1870 को हुआ। नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण कर दिया है। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया और फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को हुई, जिसमें फ्रांस और प्रशा देश के बीच में हुई है और सूडान की युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका है। तो ये सभी जो लाइनें हैं, ये सभी जो फैक्ट बातें हैं कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या घटा, कि भाई जर्मनी के एकीकरण में प्राग की संधि, सेडान का युद्ध, फ्रैंकफर्ट की संधि और सूडान की युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। सब्सक्राइब करें मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।